हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद्युत अपघटन की जो नियम है उसका द्वितीय नियम यानी फेराडे का द्वितीय नियम। पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने फेराडे की पहले नियम के बारे में अच्छी तरह से डिस्कस किया और अगर हमने ये यानी कि ये वाला नियम अगर हमें समझना है तो इस नियम को समझने के लिए सिंपल सा है कि पहले जब तक पहला वाला वीडियो हम नहीं देखेंगे या पहले वाला नियम जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक दूसरा नियम नहीं समझने आ रहा। कि दोनों एक दूसरे से कॉरेस्पॉन्डिंग है, यानी कि अगर हमने ये नियम जो बनाया है ये उसी के बेसिस पर बना हुआ है, बट इसको थोड़ा सा एक्सटेंड यानी विस्तारित कर दिया गया। कैसे? अगर हम यहाँ द्वितीय नियम कुछ नहीं है, बस जो पहला नियम था उसको और थोड़ा डीप में अगर किया गया तो उसको द्वितीय नियम बना दिया गया है। वो भी पहला ही है, कोई पहला द्वितीय और दूसरा नियम नहीं है। यहाँ पर जब फेराडे प्रैक्टिकल्स कर रहे थे तो उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा कि ये हमारा दूसरा नियम है या पहला नियम, ऐसा कुछ नहीं है। बस उसने उनको विस्तारित कर दिया। तो ये तो सिर्फ हमारे द्वारा समझे जाने के बेसिस पर उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, बाकी इसका पूरा पूरा नियम एक ही है। तो हमने अगर इसको समझना है तो जब तक वो पहला नियम अगर समझ में नहीं आएगा तब तक हम ये कह सकते हैं कि दूसरा नियम 100% श्योर है समझ में नहीं आने वाला। इसीलिए उस नियम को अच्छी तरह से समझना है। तो अगर हमने जो पहले वाले नियम के अंदर अगर देखा था कि जितने भी सारे विद्युत अपघट्य होते हैं उनके अंदर अगर विद्युत धारा प्रवाहित कर दी जाए, विद्युत धारा को प्रवाहित की जाए, तो जब तक विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तब तक उस इलेक्ट्रोड पर कोई पदार्थ जमता रहेगा, डिपॉजिट होता रहेगा, निक्षेपित होता रहेगा, जब तक करंट फ्लो होता रहेगा। तो विद्युत धारा की उपस्थिति में ही सब कुछ ऐसा हो रहा था। जैसे लाइट अगर चली भी जाती है तो वो प्रोसेस एज इट इज ऐसा का ऐसा ही रुक जाता है। तो सारा का सारा खेल किसका है? सिर्फ और सिर्फ करंट का। करंट गया तो विद्युत धारा जाने पर ही क्या होगा? उसका निक्षेपण होगा, अदरवाइज निक्षेपण नहीं होगा किसी भी मेटल का। तो यहाँ पर बस उसने थोड़ा सा विस्तारित क्या किया? बस थोड़ा सा विस्तारित उसने इतना सा कर दिया कि वो पहले सिर्फ केवल एक विद्युत अपघट्य ले रहा था, अब वो चाहे तो कितने भी सारे विद्युत अपघट्य ले उन पर वो कैलकुलेशन कर सकता है। एक हम तो सिर्फ इतना दो ही पढ़ेंगे, बड़ी बड़ी क्लासों में अगर हम जाते हैं तो वहां पर 3 या 4 विद्युत अपघट्य उनके पैरेलल रख दिया जाता है, इसी के अनुसार साथ साथ रख दिया जाता है और उनको अंडरस्टैंड करके वहां फॉर्मूले पुट अप किए जाते हैं। बट अभी हमारे सिलेबस में इतना सा ही है 12th स्टैंडर्ड में कि हम इतना ही पढ़ेंगे। अब हम क्या करते हैं, जो पहले एक विद्युत अपघट्य ले रहे थे अब यहाँ 2 विद्युत अपघट्य लेंगे। 2 विद्युत अपघट्य, बस ध्यान इतना सा रखना है यहाँ पर कि हमने इस दोनों को एक श्रेणी क्रम में रखा है, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर रखा है श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या होता है, अगर पढ़ा होगा ओम के नियम के अंदर 10th क्लास के अंदर हमने कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को यानी वस्तुओं को श्रेणी क्रम में रखा जाता है तो उसमें विद्युत धारा समय के समान यानी समान समय में समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अगर एक साथ में अगर श्रेणी क्रम में रखा है तो समांतर में क्या होता था, अगर जैसा हमें याद हो कि हमने कुछ इस तरह से वो बनाया था 10th स्टैंडर्ड के अंदर, हम क्या कहते हैं, कुछ इस प्रकार से प्रतिरोध बनाए थे। तो हमने जब यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित की तो ये तो क्या थे, समानांतर। तो जैसे इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की आई तो यहाँ जाने के बाद वो I1 यहाँ I2 और यहाँ I3 में डिवाइड हो गई। तो विद्युत धारा का मान अलग अलग हो गया अलग अलग समय के लिए। तो अब यहाँ पर लेकिन क्या कि अगर मैं श्रेणी क्रम की बात करूं तो उस स्थिति में यहाँ देखना I जो जा रही है सभी के लिए समान है, सभी के लिए इक्वल है, कोई I1 I2 I3 नहीं है। तो यहाँ पर भी हम ऐसा ही करेंगे कि दोनों विद्युत अपघट्य चाहे 3 लो चाहे 4 लो उनको एक श्रेणी क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं और उसी के बाद हम इनमें क्या निकालते हैं, इनमें विद्युत अपघटन की मात्रा और उसी के आधार पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कैसे कैलकुलेशन की जाएगी? तो कैलकुलेशन देखना सीधा सा है। हमने यहाँ पर अभी स्विच किस कंडीशन में रखा हुआ है, ऑफ कंडीशन में। मैंने यहाँ पर विद्युत अपघट्य ली है, ये कॉपर सल्फेट ले लेता हूँ और इसके अंदर मैंने जिंक सल्फेट ले लिया। ठीक है, ये इतना सा। तो यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट यानी Cu2+ है वो कहाँ पर निक्षेपित होगा? हमें पता है कि जो भी इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है हम उसको क्या बोलते हैं, एनोड। तो उसके लिए ये क्या हो गया, कैथोड। तो यहाँ ये कैथोड, तो यहाँ पर ये एनोड और यहाँ पर ये कैथोड। तो यहाँ इन सभी के अंदर एनोड और कैथोड हमने देख लिए।
ठीक है, ये चूंकि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है इसलिए इसको कैथोड कहा गया। अब इसमें Cu2+ आयन यानी पॉजिटिव आयन है, धनात्मक आयन केटायन कैथोड की तरफ जाते हैं। ध्यान रखना, मैंने बताया भी था केटायन कैथोड, तो यहाँ C से C, और एनायन एनोड A से A। अगर ऐसे भी याद नहीं रहता है तो धनायन जो होगा इसके अंदर वो ऋणात्मक की ओर, जो ऋणात्मक है वो धनात्मक की ओर जाएगा। तो यहाँ पर Cu2+ जो आयन होते हैं, Cu2+ आयन वो कहाँ पर जाएंगे, इस जगह निक्षेपित होंगे। और यहाँ पर कौन सा आयन, Zn2+ आयन वो कहाँ निक्षेपित होंगे, इस कैथोड पर। निक्षेपित कब होंगे, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी। अभी तो हमने विद्युत धारा प्रवाहित की ही नहीं। तो अब यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो जैसे ही हमने स्विच को ऑन कंडीशन में किया, तो जैसे ही हम स्विच यहाँ ऑन कर देते हैं, विद्युत धारा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती है, तो यहाँ पर जाएगी। अब यहाँ पर ये क्या होता है, टूटना स्टार्ट हो गया। विपरीत आयन एक दूसरे के इलेक्ट्रोड पर चले जाते हैं। पॉजिटिव इसके ऊपर जमा होने लग जाते हैं, इसके ऊपर कॉपर जमा होगा, इसके ऊपर क्या जमा होगा, जिंक जमा होगा। तो अब यहाँ पर ये जिंक जमा हो रहा है, और ये कितना जमा हो रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, विद्युत धारा पर। हमने स्विच ऑफ कर दिया, प्रोसेस रुक गया, स्विच ऑन करते ही प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो गया। ये पूरा प्रोसेस चल रहा है। ये सेम टू सेम वैसा ही हो रहा है जैसा विद्युत अपघटनी सेल फर्स्ट के यानी फैराडे के प्रथम नियम में हमने देखा, वैसा का वैसा ही हो रहा है ना। अब हम इसको थोड़ा सा इजीली समझ सकते हैं कि वहां पर जो हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडे के पहले नियम के अनुसार, तो हम लिख सकते हैं फैराडे के प्रथम नियमानुसार क्या कहा उसने कि W जो होता है वो Q के समानुपाती होगा, कि किसी भी विद्युत अपघट्य सेल के अंदर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा आवेश के समानुपाती होगी। ये पहले नियम में कहा था, हम यही कह रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये वाला पदार्थ अलग है कॉपर, ये वाला पदार्थ अलग है, तो मैं दोनों के लिए अलग अलग कह देता हूँ। तो यहाँ पर हमने जैसे कह दिया कि यहाँ पर W1Q और यहाँ पर W2 समानुपाती है Q की। अब ध्यान रखना Q दोनों के लिए Q1 Q2 नहीं आएगा, क्योंकि आवेश विद्युत धारा तो सबके लिए समान है, श्रेणी क्रम में है। तो समान विद्युत धारा समान समय में जब दोनों ही विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जा रही है, तो उस समय W1 इस पर विक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा इसके समानुपाती, और यहाँ पर इसकी समानुपाती W2। ये तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं W1 तो ZQ। अब Z जो है चूंकि विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, अगर विद्युत रासायनिक तुल्यांक तो चूंकि विद्युत अपघट्य अलग है तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी अलग अलग होंगी। तो यहाँ पर Z1 तो यहाँ W2 इज इक्वल टू हो जाएगा Z2Q। ठीक है, अब जब Q जो है दोनों के लिए बराबर है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं W1 Z1Q और W2 Z2Q। तो Q दोनों के लिए इक्वल है, तो हम हटा देते हैं Q को, यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं W1 अपॉन W2 तो Z1 अपॉन Z2। क्लियर, ये वाली चीज। और हमें पता है कि Z क्या होता है, Z होता है E अपॉन NF। नंबर ऑफ फैराडे सभी तत्वों के लिए सेम होते हैं, लेकिन किसी का तुल्यांकी भार वो तो सबके लिए अलग अलग होता है। तो अगर Z1 के लिए तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा E1, और Z2 के लिए तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा E2 अपॉन NF। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं W1 अपॉन W2, Z की वैल्यू यहाँ पर E1 अपॉन NF1 इंटू, और E2 क्या लिखेंगे Z2, ये ऊपर की नीचे तरफ है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम कह सकते हैं NF अपॉन E2। यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो हम उस समय कहेंगे कि यहाँ जो बचेगा W1 अपॉन W2 वो हो जाएगा E1 अपॉन E2 के। ओके, और यहाँ से क्या पता चल रहा है W1 और E1 यानी कि उसके निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा, और E1 यानी तुल्यांकी भार, इसका भी तुल्यांकी भार यानी W और तुल्यांकी भार एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है। क्लियर, इतनी सारी डेरिवेशंस हमने ये तो कंफर्म कर लिया कि इस पर जितने भी पदार्थ की मात्रा निक्षेपित होगी वो उसके तुल्यांकी भार के क्या होगी, समानुपाती। यहाँ से हमने प्रूफ किया, हमने अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ मैंने कहा था फर्स्ट लॉ के बेसिस पर ही है, तो इसीलिए फर्स्ट लॉ के आधार पर ही हम कहेंगे कि यहाँ ये दूसरा नियम प्रतिपादित किया गया। ठीक है,
ये बनाया गया। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है कि सर द्वितीय नियम को हम कैसे लिखें, क्या परिभाषा है इसकी, तो वही परिभाषा भी इजी है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। तो अब इसकी परिभाषा क्या लिखें, चलो इसकी परिभाषा भी बता देते हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा हम लिखें, देखना इसमें विद्युत धारा तो प्रवाहित की जा रही लेकिन समान, तो हम लिख सकते हैं किसी विद्युत अपघट्य में समान विद्युत धारा, ठीक है, समान विद्युत धारा। यहां यूं भी लिख सकते हैं कि किसी दो या दो से अधिक विद्युत अपघट्य में, ठीक है, चलो मैं वैसे लिख देता हूं, इसकी परिभाषा लगा के किसी दो या दो से अधिक विद्युत अपघट्यों में समान विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित करने पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा, निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा, ये जो है वो किसके समानुपाती होगी, तुल्यांकी भार की समानुपाती होती है, ठीक है। तो ये हमारे नियम हो गया सेकंड फैराडे का द्वितीय नियम यही कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक विद्युत अपघट्य में समान विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित करेंगे तो निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा है उनके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है, अलग अलग। तो इसका और इसका कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इनका विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो इसका होता है यानी कि कॉपर का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना होगा और इसका कितना होता है, ठीक है। तो ये सभी के लिए अलग अलग है, तो यहाँ पदार्थ की मात्रा हम इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारे हुआ कौन सा, फैराडे का द्वितीय नियम। पहला और दूसरा ये दोनों नियम कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये हमारे कुछ विद्युत अपघटनी सेल से रिलेटेड कुछ नियम थे। तो पहला और दूसरा नियम इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल यानी बोर्ड एग्जाम के अंदर जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वो फैराडे के फर्स्ट लॉ से ज्यादा रिलेटेड पूछे जाते हैं। फैराडे का प्रथम नियम जो है उसके आधार पर कौन कौन से न्यूमेरिकल वो बन जाते हैं। कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि फैराडे के पहले नियम और द्वितीय नियम को परिभाषित की, जैसे परिभाषा पूछ ली जाती है। तो ये अगर कोई कंपटीशन एग्जाम होता है तो जनरली उसी के अंदर उसके कैलकुलेशंस पूछे जाते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं जिसको हमें सोल्व करना पड़ता है। तो एक न्यूमेरिकल जो मैंने पहले सोल्व कराया था उसी के बेसिस पर भी कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ज्यादा इसके अंदर नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सेकंड लॉ। ओके, थैंक यू।